शर्मिला भाभी की कहानी। मेरे देवर के दो दोस्त मिलकर मेरी ऐसी नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है शर्मिला भाभी की कहानी में। आज की कहानी में आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे देवर के दो दोस्त मिलकर मेरी हालत कर दी कि मुझे ढंग से चली नहीं जा रही थी। मेरा नाम शर्मिला कुमारी है। मेरी उम्र लगभग अब भी 32 साल है। मेरी शादी हो गई थी, लेकिन मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। मैं घर पर अकेली ही रहती हूँ। मुझे कभी भी मेरी कोई काम पड़ती है तो वह मेरे देवर के दोस्त लोग आकर काम कर कर चले जाते हैं। एक दिन की बात है, जब मेरे देवर के दोस्त मेरे घर पर आए हुए थे, जो कि मुझे मजाक कर भरी बात किया करते थे। जब भी मेरे घर पर आते, तभी वह बोलते थे कि भाभी आजकल आपके क्या हाल चाल है। मैं बोली कि ठीक है। तभी वह बोलते हैं कि भैया के तो बहुत दिन हो गए गए हुए, आपकी माँ घर में अकेली कैसे लग जाती है। तभी मेरे देवर का दूसरा दोस्त बोलता है कि अरे अरे यार, तू क्या ये सब बात बोल रहा है। भैया नहीं है तो क्या हुआ, हम दोनों हैं ना। मैं हंसते। मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन मेरे पति की मृत्यु 3 साल पहले हो गई थी। तब से मैं घर पर अकेली रहती हूँ। मेरे मयत पत्रिका में लिखा गया था कि वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, लेकिन अब मैं अकेली हूँ और मेरी देखभाल के लिए मेरे देवर के दोस्त अक्सर घर पर आया करते हैं। ये दोस्त आरिफ और निहाल मेरे देवर के बहुत करीबी हैं, और जब भी मुझे कोई काम होता है वह आकर मदद कर देते हैं। लेकिन एक दिन की बात है जो मेरे लिए एकदम अनपेक्षित थी और जिसने मेरी जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया। कहानी की शुरुआत उस दिन सुबह सुबह आरिफ और निहाल मेरे घर आए। दोनों हमेशा की तरह हंसी मजाक के मूड में थे। जैसे ही वह आए, आरिफ ने हंसते हुए कहा, क्या भाभी, आजकल आपका हालचाल कैसा है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस ठीक ठाक। फिर निहाल ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे भाभी, देवर भैया तो बाहर गए हुए हैं, आप अकेली घर में कैसे टाइम पास करती हैं, बोर तो नहीं हो जाती। मैंने हंसकर टालने की कोशिश की, अरे आदत पड़ गई है अब तो। तभी आरिफ ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, भाभी सच बताइए, इतने दिन अकेले रहकर मन नहीं करता कि कोई साथ हो जो आपकी बात सुने, आपका ख्याल रखे। मैं उनकी बात सुनकर थोड़ा असहज हो गई, लेकिन हंसकर बोली, अरे तुम दोनों तो हो ना, मेरे देवर के दोस्त, तुम लोग मेरा कितना ख्याल रखते हो। बातों में छुपा इशारा आरिफ और निहाल ने एक दूसरे की तरफ देखा, और फिर आरिफ ने कहा, भाभी, हम तो हर तरह का ख्याल रख सकते हैं, बस आप मौका दीजिए। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। निहाल ने हंसते हुए कहा, हाँ भाभी, हम दोनों तो तैयार हैं, बस आप हाँ कह दीजिए, फिर देखिए कैसे आपकी हर जरूरत पूरी करते हैं। मैं समझ चुकी थी कि उनकी बातों का मतलब क्या है। मेरे मन में एक तरफ डर था तो दूसरी तरफ एक अजीब सा उत्साह भी। मैंने कहा, अच्छा मैं सोचती हूँ, शाम को बताती हूँ। वो दोनों हंसते हुए चले गए, लेकिन मेरे दिमाग में उनकी बातें घूमने लगी। मन की उलझन। दोपहर में मैं बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मेरे पति की मृत्यु को 3 साल हो चुके थे। मयत पत्रिका में उनके बारे में लिखा था कि वह मेरे लिए सब कुछ थे, लेकिन अब मैं अकेली थी। इन 3 सालों में मैंने अपने शरीर की जरूरतों को, अपनी भावनाओं को हमेशा दबाकर रखा। मेरी सहेली रुकिया हमेशा कहती थी, शर्मिला, तू भी अपनी जिंदगी जी, इतना क्यों सोचती है। लेकिन मैं क्या करती। समाज का डर, घर की इज्जत, और सबसे बढ़कर अपने मन का डर। फिर भी उस दिन मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। मैं सोचने लगी कि आरिफ और निहाल की बातों में कुछ गलत तो नहीं। आखिरकार मैं भी इंसान हूं, मेरी भी जरूरतें हैं। फिर मैंने हिम्मत जुटाई और फोन उठाकर आरिफ को कॉल किया। आरिफ, तुम और निहाल शाम को घर आ जाओ, मैंने धीमी आवाज में कहा। आरिफ ने हंसते हुए जवाब दिया, लगता है भाभी आज आप मूड में हैं, ठीक है हम आते हैं। शाम का माहौल शाम होते ही आरिफ और निहाल मेरे घर पहुंच गए। जैसे ही वह आए, निहाल ने मजाक में कहा, भाभी, आज तो आप कुछ ज्यादा ही चमक रही हैं, लगता है कोई खास काम करवाने का इरादा है। मैंने शर्माते हुए कहा, हाँ, कई दिनों से मन में कुछ चल रहा था, सोचा तुम दोनों से बात कर लूं। आरिफ ने मेरी तरफ देखा और बोला, भाभी आप टेंशन मत लीजिए, हम हैं ना आज, हम आपको ऐसा सुख देंगे कि आप भूल नहीं पाएंगे। उनकी बात सुनकर मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन साथ ही एक उत्साह भी। मैंने हल्के से सिर हिलाया
और फिर जो हुआ वो मेरी जिंदगी का सबसे अनपेक्षित पल था। रात का वो लंबा सफर, आरिफ और निहाल ने मेरे साथ समय बिताना शुरू किया। शुरू में सब कुछ हल्का फुल्का था, लेकिन धीरे धीरे बातें गंभीर हो गईं। दोनों ने मुझे इतना प्यार और ध्यान दिया कि मैं खो सी गई। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, मुझे एहसास हुआ कि मैं शायद कुछ ज्यादा ही बहक गई थी। रात के 3 बज गए थे और हम तीनों अभी भी एक दूसरे के साथ थे। मैं थक चुकी थी, लेकिन वह दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने उनसे कहा, बस अब रहने दो, मुझे अब बहुत दिक्कत हो रही है। आरिफ ने हंसते हुए कहा, अरे भाभी, इतने सालों बाद आपको मौका मिला है, थोड़ा और मजे लीजिए। लेकिन मेरी हालत अब ऐसी हो गई थी कि मुझे चलना मुश्किल हो रहा था। हर कदम पर दर्द हो रहा था और मैंने उनसे रुकने की गुजारिश की। दर्द और अफसोस आखिरकार जब वह दोनों रुके तो मैंने उनसे कहा, आप मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। निहाल ने चिंता जताते हुए कहा, अरे भाभी, इतनी जल्दी क्या हुआ? लेकिन ठीक है, आप आराम करो। मैंने उनसे दर्द की दवा लाने को कहा। आरिफ तुरंत मेडिकल स्टोर गया और दवा लेकर आया। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि मैं बिस्तर पर पड़ी थी, थकी हुई और दर्द से करा रही थी। आरिफ ने कहा, भाभी, लगता है हमने थोड़ा ज्यादा कर दिया, माफ करना। मैंने गुस्से और शर्म के मिश्रित स्वर में कहा, तुम दोनों ने मेरी ऐसी हालत कर दी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरे पति ने जब वह जिंदा थे कभी मेरी ऐसी हालत नहीं की। निहाल ने मजाक में कहा, लगता है भैया में वह बात नहीं थी जो हम में है। मैंने चुपचाप उनकी बात को अनसुना कर दिया, लेकिन मन ही मन सोच रही थी कि मैंने शायद गलत फैसला ले लिया। अतिरिक्त बिंदु, भावनात्मक गहराई और वास्तविकता, पछतावा और समाज का डर। अगले दिन सुबह जब मैं अकेली थी तो मुझे अपनी हरकत पर बहुत पछतावा हुआ। मैं सोचने लगी कि अगर मेरे देवर को या किसी और को यह बात पता चली तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे पति की मयत पत्रिका में उनकी अच्छाइयां लिखी थीं और मैंने सोचा कि मैंने उनकी याद को धोखा दिया। मैंने आरिफ और निहाल को फोन करके साफ कहा कि यह बात यहीं खत्म होनी चाहिए। दोनों ने वादा किया कि वह किसी से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मेरे मन में डर बना रहा। रुकिया की सलाह और समर्थन। मैंने अपनी सहेली रुकिया को फोन करके सारी बात बताई। पहले तो वह गुस्सा हुई, लेकिन फिर उसने मुझे समझाया, शर्मिला, गलती हो गई, लेकिन अब अपने आप को दोष मत दे। जिंदगी में कभी कभी इंसान कमजोर पड़ जाता है, अब बस आगे बढ़ और खुद को संभाल। उसकी बातों ने मुझे थोड़ा हौसला दिया। अकेलेपन का एहसास। इस घटना के बाद मैंने महसूस किया कि मेरा अकेलापन ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। पति की मृत्यु के बाद मैंने खुद को अकेलेपन में कैद कर लिया था। मैंने ठान लिया कि अब मैं अपने लिए कुछ नया करूंगी। शायद कोई छोटा मोटा काम शुरू करूं या फिर अपने शौक को समय दूं, ताकि मैं फिर से ऐसी स्थिति में ना फंसूं। अंतस कहानी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने जाना कि इंसान की कमजोरियां उसे कहां कहां ले जा सकती हैं। आरिफ और निहाल आज भी मेरे देवर के दोस्त हैं और वह मेरे सामने सामान्य व्यवहार करते हैं, लेकिन मेरे मन में हमेशा एक डर और शर्मिंदगी की। मैंने रुकिया की सलाह मानी और अब अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने की कोशिश कर रही हूं। मेरे पति की मयत पत्रिका मेरे दिल में एक याद की तरह बसी है और मैं चाहती हूं कि उनकी आत्मा को